पीढ़ियों से कुटुंब हमारी शिक्षा, संस्कार और हमारी पहचान का मुख्य आधार रहा है। अच्छे घर का लड़का ऐसा बोला जाता है, अरे ये तो ठीक है, इसके संस्कार उसके घर के वातावरण से ही पता चल जाता है, जरा संभल कर। ऐसी ही हमारी विधायक हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, पहचान हमारे घर से होती है। तो इनके पूर्वजों ने क्या क्या काम किए हैं पता है, ऐसा भी लोगों को याद रहता था। तो पीढ़ियों से कुटुंब को शिक्षा, संस्कार, चरित्र, कौशल, व्यवहार आदि का केंद्र माना जाता था। और यह इतना गृहीत था कि इस विषय में कोई चर्चा नहीं होती थी। इस विषय को कोई बौद्धिक का विषय भी नहीं बनाया जाता था। परंतु अब 2-3 पीढ़ियों से कुटुंबों का विघटन होने लगा है। हमारी जो ब्रिटिश आधिपत्य के कारण से विचारधारा बदली है, विचार प्रणाली बदली है, उसके आधार पर व्यवस्थाएं बदली है, मानस भी बदला है। तो इसका परिणाम कुटुंब पर भी हुआ है और कुटुंबों का विघटन शुरू हुआ है। अब बहुत पढ़ा लिखा, प्रतिष्ठित, कमाने वाला, अच्छा कमाने वाला व्यक्ति है, तो उसकी पहचान उसके घर से नहीं होती, उसके व्यवसाय से ही होती है। उसका कुल कैसा है ये नहीं देखा जाता। तो कुटुंब से प्राप्त होने वाली पहचान धीरे धीरे क्षीण होने लगी है और हम अपना अपना व्यवसाय, अपनी कमाई, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियां, अपनी व्यक्तिगत शिक्षा, इसके आधार पर ही पहचाने जाने लगे हैं। ये हिंदू समाज व्यवस्था का जो मूल है उसके ऊपर कुठाराघात है। कैसे? हिंदू समाज व्यवस्था जो हमारे तपःपूत बुद्धि के स्वामी ऋषियों ने निर्माण की, उसके अनुसार कुटुंब ही समाज व्यवस्था की मूल इकाई है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति की पहचान कुटुंब से होती है, व्यक्ति की स्वयं की उपलब्धियों से नहीं। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर ही कुठाराघात हुआ है। इसलिए हमें कुटुंब में शिक्षा ऐसा विषय पुनः चर्चा में लाने की आवश्यकता पड़ी है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, आज हमारी एक आम धारणा बन गई है कि शिक्षा तो विद्यालय में होती है, विद्यालय को छोड़कर और कोई शिक्षा का केंद्र होता है क्या? ऐसा प्रश्न सहज पूछा जाता है और इसका उत्तर भी सहज है, नहीं, शिक्षा तो विद्यालय में ही होती है। और इसलिए अधिक शिक्षा पाने के लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए, जो चाहिए वो शिक्षा पाने के लिए विद्यालय में जाओ। और जल्दी से जल्दी शुरू करना है तो 2 वर्ष के, 2.5 वर्ष के बालक को भी एक बार विद्यालय में भर्ती कर दो और फिर उसके शिक्षा का प्रश्न विद्यालय को, विद्यालय के शिक्षकों को, विद्यालय की व्यवस्था को अर्थात बोर्ड को, यूनिवर्सिटी को सौंप दो। कुटुंब कहता है हमारा कोई दायित्व नहीं है इसमें, ये तो विद्यालय का दायित्व है। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि विद्यालय के अलावा समाज में, कार्यालय में, घर में जो प्राप्त होता है वह शिक्षा नहीं होती, वो कुछ और होता है। तो शिक्षा का संबंध विद्यालय के साथ जुड़ गया। और विद्यालय में डिग्री क्यों प्राप्त करना है? तो अच्छा पोस्टिंग मिले, अच्छा पद मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा व्यवसाय करने की सुविधा मिले, उसके लिए तैयारी हो, इसके लिए शिक्षा है। और अच्छे व्यवसाय की परिभाषा क्या है? जिसमें कमाई अधिक हो, उस कमाई के कारण से ही प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है।
उस कमाई और प्रतिष्ठा के आधार पर और सामाजिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाओ। जीवन रचना हमारी ऐसी अर्थ केंद्री हो गई कि शिक्षा भी अर्थ सापेक्ष ही हो गई। और कैसी व्यवस्था बन गई? जिस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद अधिक पैसा कमा कर देने वाली कोई नौकरी या कोई व्यवसाय में अवसर मिलता है, तो उस पाठ्यक्रम के लिए शुल्क भी अधिक होता है। उसे प्रोफेशनल माना जाता है और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों का शुल्क अधिक होता है, क्योंकि वह अधिक वेतनमान अथवा अधिक धन कमाने के अवसर उपलब्ध करा देती है। इस प्रकार से हमारे जो आज के प्रश्न हैं वो अलग ही प्रकार के हो गए हैं। वे धन के साथ संबंधित हो गए, अर्थ के साथ संबंधित हो गए, वह करियर ओरिएंटेड ऐसे हो गए, एक मैकेनिज्म तैयार करने की दृष्टि से हो गए, तो घर उसमें फिट ही नहीं बैठता। इसलिए हमें अलग प्रकार से, अगर हम हिंदू शिक्षा प्रणाली चाहते हैं, यदि हम भारतीय व्यवस्थाएं चाहते हैं, यदि हम भारतीय जीवन रचना चाहते हैं, तो हमारा शिक्षा की ओर, व्यवस्था की ओर, मैकेनिज्म की ओर देखने का दृष्टिकोण ही बदलना पड़ेगा और नए सिरे से भारतीय परिप्रेक्ष्य में विचार करना पड़ेगा। विचार को क्रियान्वयन के रूप में भी ढालना पड़ेगा। कुटुंब और शिक्षा का विषय शुरू करने से पहले पूर्व के सत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न, एक प्रश्न आया है, उसका भी हम उत्तर दें। वह एकेडमिक प्रश्न नहीं है, वह है, ये चिंतन सत्र चल रहा है। अब उसमें हम विचार तो सुनते हैं, बौद्धिक सुनते हैं, परंतु हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो करना तो चिंतन के बाद शुरू होता है। करना बहुत कुछ है। हमें इस चिंतन के आधार पर क्रियान्वयन की जो योजना होगी, उस योजना के में जुड़कर क्रियान्वयन करना है। जो मॉडल निरूपित होगा, उस मॉडल को आकार देने के लिए उसमें काम करना पड़ेगा। वो काम बौद्धिक भी होगा, क्रियात्मक भी होगा, वो होगा। परंतु अभी चिंतन सत्र चल रहा है, तो चिंतन में सहभागी होना। चिंतन बुद्धि से किया जाता है, चिंतन मन से किया जाता है, चिंतन अंतःकरण से किया जाता है। इसलिए अभी हमारा अंतःकरण से चिंतन का कार्य है। चिंतन किसको कहते हैं? जरा प्रश्न को समझो, जरा समस्या का स्वरूप कितना गंभीर है ये समझो, जरा इसके प्रभाव परिणाम कितनी दूर तक और कितनी गहराई तक हो रहे हैं, इसको समझो। अगर हम सीधे क्रियान्वयन पर चले जाते हैं, तो हमें आधार यानी समस्या की गहराई समझ में ही नहीं आती, हमें समस्या का व्याप समझ में ही नहीं आता, हमें उसके कारणों का, प्रभाव का, परिणामों का पूरा पूरा आकलन ही नहीं होता। हमें मूल तक जाना है। मूल तक जाने के लिए गहराई में जाना होगा और समग्रता में इस विषय को समझना होगा। इसलिए प्रारंभ का कुछ समय हम चिंतन करेंगे, क्योंकि बिना चिंतन के क्रियान्वयन संभव नहीं है। बिना चिंतन के क्रियान्वयन अधूरा रह जाता है। बिना चिंतन के क्रियान्वयन प्रभावी और परिणामदायी नहीं होता है। बिना चिंतन के समस्याओं का मूल से निराकरण नहीं होता है। इसलिए ये प्रारंभ के सत्र हमारे चिंतन के सत्र हैं, जरा समझने के सत्र हैं। समझने के लिए हमें केवल सुनना है, प्रश्न पूछना है,
चर्चा में सहभागी भी होना है और स्वयं चिंतन करना है, और स्वयं के चिंतन को दूसरों के साथ चर्चा करके अन्यत्र पहुंचाना भी है। दूसरा, राम विद्यापीठ के प्रारंभ में मैंने कहा था कि पुनरुत्थान विद्यापीठ शिक्षा के, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के प्रश्न को ओन कर रहा है, उसका दायित्व स्वीकार कर रहा है। तो समग्रता में चिंतन करो। उसका एक आयाम है 140 करोड़ जनसंख्या के लिए भारतीय शिक्षा कैसे उपलब्ध हो, सुलभ हो, इसकी रचना कैसे होगी, इसका वास्तविक व्यावहारिक स्वरूप कैसा होगा, और इसका शिक्षा विचार कैसा होगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, ऐसा समग्रता में इस विषय को समझने का दायित्व पुनरुत्थान विद्यापीठ ने लिया है। इसलिए जब इतने बड़े देश का, इतनी बड़ी जनसंख्या का समग्रता में विचार करना है, पूरे जीवन के साथ जोड़कर विचार करना है, तो जरा उलझे हुए मामलों को सुलझाने के लिए अधिक समय देना होगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप चिंतन सत्र को चिंतन की तरह ही ले, और इतना विश्वास भी रखें कि चिंतन करके ये विषय समाप्त होने वाला नहीं है। चिंतन का अनुसरण क्रियान्वयन अवश्य करेगा। चिंतन का अनुसरण क्रियान्वयन ने नहीं किया तो चिंतन का क्या अर्थ है? और क्रियान्वयन के लिए यदि आधार रूप चिंतन नहीं हुआ तो क्रियान्वयन कैसे होने वाला है? इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इस रूप में आप इन चिंतन सत्रों के विषयों को ग्रहण करिए, ऐसा निवेदन है। कुटुंब में शिक्षा, इसका एक सूत्र है, शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है। हमारे इस जन्म के जीवन का प्रारंभ घर में होता है, और घर शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, जीवन विकास का प्रमुख केंद्र है। यह अर्थकरी शिक्षा का विषय नहीं है। ये कुछ गणित, विज्ञान, कंप्यूटर जैसे विषयों की शिक्षा का प्रश्न नहीं है। ये जीवन विकास की शिक्षा का प्रश्न है। इसलिए इसका प्रारंभ घर से होता है। हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, परिवार प्रथम पाठशाला है और माता प्रथम गुरु हो। माता ही जीवन विकास के लिए प्रथम गुरु है। पिता द्वितीयो, पिता दूसरा है। आचार्य तृतीयो, आचार्य अर्थात शिक्षक तो तीसरे क्रम में आता है। अब माता और पिता तो घर में होते हैं, हमारा जन्म भी घर में होता है। इसलिए और शिक्षा का प्रारंभ, जीवन विकास का प्रारंभ पहले ही क्षण से होता है। इसलिए कुटुंब में शिक्षा, इस विषय को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। विद्यालयीन शिक्षा से भी कुटुंब में होने वाली शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ये हमारा एक स्वीकृत सूत्र बनना चाहिए, इसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए। दूसरी एक बात है, चिंतन करते करते क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या स्वाभाविक है, इसका विचार हम करने वाले हैं। पग पग पर, अरे ये तो कैसे होने वाला है, अरे कौन मानेगा, अरे आज के जमाने में ये कैसे संभव है, ऐसे प्रश्न नहीं लाना। अवरोध है, अवरोधों को दूर करेंगे, परंतु अवरोध है इसलिए चिंतन ही नहीं करना, ये तो कोई नियम नहीं हुआ। इसलिए अभी हम चिंतन करते समय अवरोधों का विचार नहीं करेंगे। अवरोध दूर कैसे हो इसका विचार जरूर करेंगे, परंतु पहले होना क्या चाहिए, स्वाभाविक क्या है, इसका विचार करेंगे।
घर में जीवन का प्रारंभ होता है, तभी से शिक्षा का प्रारंभ होता है और कब तक होता रहता है? जीवन के इस जन्म के जीवन के अंत तक विकास होता ही रहता है। जीवन विकसित होता रहता है। इस जन्म का अंत मृत्यु से होता है, उसके बाद पुनर्जन्म होता है। इस जन्म का जीवन प्रारंभ हुआ, उसके पहले पूर्व जन्म था। पूर्व जन्म, यह जन्म, इसके बाद का जन्म, इसको जन्म जन्मांतर कहते हैं। उसमें जीवन तो एक ही रहता है। इसलिए इस जन्म का अंत हुआ, वहां जो विकास जहां रुका था, वहां से अगले जन्म में आगे चलेगा। इस जन्म में जो प्राप्त किया है वो हम साथ में लेकर जाने वाले हैं। क्या नहीं ले जाएंगे? केवल भौतिक संपत्ति नहीं ले जाएंगे, बाकी तो सब संस्कार साथ में ले जाएंगे, भाग्य साथ में ले जाएंगे, पुण्य साथ में ले जाएंगे, पाप भी साथ में ले जाएंगे। मन बुद्धि सारा अंतःकरण, उसकी क्षमताएं साथ में ले जाएंगे। विकास का क्रम पूर्व जन्म से इस जन्म में, इस जन्म से अगले जन्म में शुरू ही रहेगा। इस रूप में भारत में जीवन को देखा गया है। इस जीवन विकास का प्रारंभ इस जन्म में गर्भावस्था से शुरू होता है। गर्भावस्था का प्रारंभ गर्भाधान से शुरू होता है। तो शिक्षा कहाँ आई? गर्भाधान के समय पति और पत्नी के मानसिक स्थिति पर गर्भ का चरित्र विकास निर्भर करता है। पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो भाव है, अपनी आने वाली संतान के प्रति जो भाव है, उसका गर्भ के चरित्र विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्र कहते हैं गर्भाधान के क्षण में व्यक्ति के जीवन की 3 बातें निश्चित हो जाती हैं। एक है आयु, कितना जीवन मिला है, कितने वर्ष जीने वाला है, ये उसी समय तय हो जाता है। हम कहते हैं रोग से मृत्यु होती है, अपघात से मृत्यु होती है, या किसी के मारने से मृत्यु होती है। ये नहीं है, ये तो सारे निमित्त हैं। अपघात हो, हादसे हो, किसी ने मारा हो, रोग हुआ हो, ये तो सारे निमित्त हैं। मृत्यु उसी समय होती है जब आयुष्य समाप्त होने वाला है। और कितनी हमारी आयु है, कितने वर्ष जीना है, वो गर्भाधान के समय ही तय हो जाता है। ये एक अच्छी बात है कि हमें पता नहीं है कि हम कितना जीने वाले हैं, परंतु निश्चित तो है कि हम कितना जीने वाले हैं। दूसरा होता है जाति। जाति का अर्थ लोहार, कुंभार, ब्राह्मण ऐसे नहीं है। ये जाति का अर्थ ये नहीं है। गर्भाधान के समय जो जाति निश्चित होती है वह है स्वभाव। हम कहते हैं ना, ये तो क्रोधी है, ये शांत है, ये उत्पातिया स्वभाव वाला है, ये सद्गुणी है, ये स्वभाव से ही भला है, स्वभाव से ही चंचल है। ये जो हम कहते हैं ना स्वभाव, उसको जाति बोलते हैं। तो वो स्वभाव भी उसी समय तय होता है। और तीसरा भोग। जीवन में कितना सुख, कितना दुख, कितना शोक, कितना विषाद, कितनी संपत्ति, कितना वैभव, कितनी खुशी, क्या क्या प्राप्त होने वाला है, भौतिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में, ये भी गर्भाधान के समय ही तय होता है। तो ये
किसके आधार पर होता है? तो गर्भाधान के समय जीव के साथ दो प्रवाह जुड़ते हैं और एक होते हैं, समरस होते हैं। एक है वो उस जीव के पूर्व जन्म के संस्कार, ये प्रवाह जीव के साथ आता है। पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म में उसने जो जो भी कर्म किए हैं, उसके जो फल उसने भोगे नहीं है, भोगने बाकी हैं, वो भोगने के लिए इस जन्म में वो आता है, तो साथ लेकर आता है। तो इसी को एक शब्द में कहते हैं संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार साथ लेकर आता है। परंतु ये तो जीव की पूर्व जन्म की कमाई हुई। इस जन्म का क्या? तो यह जो जन्म है, इस जन्म इस इस जन्म का निमित्त कौन है? इस जन्म का निमित्त माता पिता है। पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त जीव को जो देह मिलता है, जो शरीर मिलता है, जो व्यक्तित्व मिलता है, जो अस्तित्व मिलता है, वो माता पिता से मिलता है। माता पिता का शुक्र और वीर्य, उससे देह बनता है, उससे अंतःकरण भी बनता है। उसके साथ पूर्व जन्म के जीव के संस्कार, ये दोनों प्रवाह मिलते हैं, एक होते हैं, और इस जन्म का जीवन इस थाती के साथ प्रारंभ होता है। तो वो खाली नहीं होता है, कोरा नहीं होता है। माता पिता के आनुवंशिक संस्कार और पूर्व जन्म के संस्कार, ये दोनों ही मिलकर समरस होते हैं, और इस जन्म का जीवन इतनी बड़ी संपत्ति के साथ प्रारंभ होता है, वो खाली नहीं होता है। माता पिता की भूमिका क्या है? माता पिता निमित्त तो बनते हैं, परंतु पिता की 14 पीढ़ियों के संस्कार और माता के 5 पीढ़ियों के संस्कार मिलकर जो नया जीव गर्भ में आया है, उसको प्राप्त होते हैं। ये छोटी मोटी थाती नहीं है। नरसिंह मेहता का एक भजन है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। उसका अंतिम वाक्य है, भणे नरसइयो तेनु दर्शन करता, कुल इको तेर तार्या रे। सच्चा वैष्णव जन होता है, उसका दर्शन करने से हमारे कुल तर जाते हैं। तर जाते हैं माने भवसागर से तर जाते हैं। कितने? 71 कुल। तो एक जीव के साथ 71 कुल जुड़े हुए हैं। एक बार मुझे जिज्ञासा हुई कि 71 कुल का हिसाब क्या है? तो फिर गिनती करते करते ध्यान में आया कि 14 पीढ़ियों में पिता का तो एक ही कुल होता है, परंतु 14 पीढ़ियों में माता के तो अलग अलग कुल होते हैं। तो प्रत्येक पीढ़ी में माता के 5, ऐसा करते करते 14 पीढ़ियों में 70 कुल तो माता के होते हैं, एक कुल पिता का होता है। इतना इतना वो संस्कार ग्रहण करके वो जीव को प्राप्त होता है, माता पिता के माध्यम से जीव को प्राप्त होता है। अब बताओ, ये गर्भाधान का क्षण कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरा, इसलिए माता को महत्व अधिक दिया गया है, क्योंकि माता के 71 कुल की विरासत है, पिता के एक ही कुल की विरासत है। इसलिए वर वधु चयन के समय वधु परीक्षा बहुत कड़ाई से होती है, क्योंकि वो हमारे घर में आएगी और हमारे वंश के वारस को जन्म देगी, लेकिन अपने साथ 70 कुलों का संस्कार लेकर आएगी।
इसलिए माता का कुल अधिक देखा जाता है, माता के चरित्र की परीक्षा अधिक की जाती है, माता के सामुद्रिक लक्षणों की परीक्षा भी अधिक की जाती है, शील की, चरित्र की परवाह अधिक की जाती है। पिता को एक बार संसार में रफ व्यवहार मिलेगा तो चलेगा, लेकिन माता को, स्त्री को, गृहिणी को, बेटी को, बहन को, पत्नी को समाज में रफ व्यवहार मिलेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके 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 पास कुल की रक्षा करने का बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ी शक्ति है। अब हम आज के दिन में कुल के बारे में ऐसा सोचते ही नहीं, जन्म के बारे में ऐसा सोचते ही नहीं, गर्भाधान के बारे में ऐसा सोचते ही नहीं, माता के बारे में ऐसा सोचते ही नहीं, कुछ भी विचार नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कुटुंब के बारे में कोई विचार ही नहीं किया, क्योंकि हमें कुटुंब तो चाहिए ही नहीं, बस हमें तो व्यक्ति ही चाहिए। इसलिए ये प्रश्न अधिक गंभीर हो जाता है, इसलिए वह अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक तो हमारा अज्ञान है, हमको कुछ पता ही नहीं, दूसरा विपरीत ज्ञान इतना अधिक है कि समझने लायक है ये विषय ऐसा लगता भी नहीं, और इसलिए सिखाने की व्यवस्था होती नहीं है। तो महत्व इसका है, परिवर्तन यहाँ करना पड़ेगा, कुछ बातें हमको यहाँ समझनी होगी। तो ये नई पीढ़ी का प्रारंभ कुटुंब में गर्भाधान से होता है। पूर्व पीढ़ी नई पीढ़ी को जन्म देती है, और पूर्व पीढ़ी के पास जितना कुछ अच्छा बुरा धन है वो नई पीढ़ी को मिलता है, ऐसे संक्रांत होता है। माता पिता के माध्यम से गर्भाधान के क्षण में संक्रांत होता है। वो कोई 5-6 वर्ष की आयु में नहीं आता, 15 वर्ष की आयु में नहीं आता, वो तो संपत्ति उसी समय मिलती है जब एक जीव माता की कोख में आता है। इसलिए हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे समाज में गर्भाधान के क्षण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और उसके लिए दोनों ही पति पत्नी सक्षम हो, स्वस्थ हो, आनंद में रहें, सुख में रहें, एक दूसरे के प्रति भावात्मक रूप से अनुकूल हो, अच्छी संतान चाहिए ऐसे मनोभाव वाले हो, अच्छी संतान चाहिए इसलिए उन्होंने तपश्चर्या की हो, व्रत नियम किए हो, कामना की हो, तब जाकर अच्छा जीव आता है, नहीं तो अच्छा जीव आएगा कैसे। अंग्रेजी में कहते हैं नोबडी कैन चूज वंस ओन पेरेंट्स। कोई जीव अपने माता पिता का चयन कैसे कर सकता है, वो तो जहां जाएगा वहां जाएगा। नहीं, भारत में कहा जाता है हर जीव अपने माता पिता का चयन करता है। पूर्व जन्म के संस्कार जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार के माता पिता के घर में जन्म मिलेगा। भगवत गीता भी कहती है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विचायते। जिसकी साधना अधूरी रह गई है वो उस साधना को पूर्ण कर सके ऐसे अनुकूल माता पिता के कोख में ही जन्म लेता है। इसलिए जहां दो पीढ़ियों का संगम होता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है, तब इतनी बातों का ध्यान रखना होता है। ये शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा प्रारंभ है, सोपान है, और संपूर्ण संस्कृति, धर्म, जीवन मूल्य, जीवन दृष्टि, जीवन रचना, समाज की रचना, इन सब में ये धुरी है, न्यूक्लियस है। हम यदि नई पीढ़ी अच्छी निर्माण करना चाहते हैं तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रवाह भी शुद्ध रहना चाहिए, परिष्कृत रहना चाहिए,
अच्छे माता पिता के घर में ही अच्छी संतानें पैदा होती हैं, ये सामान्य नियम है। तो हमारी वंश परंपरा और उस जीव की जन्म जन्मांतर की परंपरा दोनों मिलकर इस जन्म का जीवन प्रारंभ होता है। अब पूर्व जन्म के संस्कार आनुवंशिक संस्कार से भी अधिक प्रभावी होते हैं, ये हकीकत है। परंतु व्यवहार की दृष्टि से इस जन्म का परिचय जीव को माता पिता से ही प्राप्त होता है, पूर्व जन्म से नहीं। पूर्व जन्म तो जीव को स्मरण में भी नहीं होता है, या और लोगों को भी पता नहीं होता है कि इसका पूर्व जन्म क्या होगा, क्या क्या था, ये किसी को पता नहीं है। परंतु माता पिता कौन है ये सबको पता है। इसलिए इस जन्म का परिचय जो है वो तो अनुवंश से ही प्राप्त होता है। माता पिता के नाम से संतान की पहचान होती है, कुल के नाम से संतान की पहचान होती है। कुल के कारण से बालक का संतान का विकास होता है, उसको शिक्षा मिलती है। जिस घर में जन्मा है उस घर के अनुरूप उस घर में जो संभव है वैसी शिक्षा उसको मिलती है। इसलिए जीवन विकास में कुटुंब का महत्व अनन्य साधारण है। अनिवार्य रूप से प्रारंभ तो कुटुंब से ही होगा, घर से ही होगा। अब ये जो हम सारा कह रहे हैं वो पूरा पूरा वैज्ञानिक है। कितने सहस्रों वर्षों से यह सिद्ध होता आया है। सहस्रों वर्षों से इसमें लोगों की श्रद्धा बनी है। सहस्रों वर्षों से ये प्रमाणित होता आया है। केवल आज हम उसको फेंक देते हैं, मानते ही नहीं। तो ये मानते नहीं है, ये हमारा दोष है। हमको मानना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसीलिए ये चिंतन सत्र भी है। तो ये पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत है। शास्त्र सम्मत है, इसीलिए परंपरा भी बनी है, इसीलिए व्यवहार भी बना है, इसीलिए विधि विधान भी बने हैं। तो ये कैसे होता है फिर? तो गर्भाधान संस्कार होता है। शिक्षा की दृष्टि से नई पीढ़ी अच्छी चाहिए, हमारे कुल के अनुरूप चाहिए, समाज को लाभदायक हो ऐसी चाहिए, समाज का उपकार करने वाली, धर्म संस्कृति का रक्षण करने वाली नई पीढ़ी हमारी हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। उस समय पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है। अब ये पुत्र कामेष्टि का अर्थ ये नहीं कि पुत्र की ही कामना होती है। ऐसे शास्त्रीय विधानों में पुत्र के अंदर पुत्री भी गृहीत है। हम आजकल जब विद्यापीठ में करते हैं तो संतान कामेष्टि यज्ञ कहते हैं। तो संतान कामेष्टि यज्ञ करते हैं। और यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ के से तात्पर्य क्या है? यज्ञ से तात्पर्य यह है कि सृष्टि के सारे देवी देवता, पंच महाभूतों के रूप में जो देवी देवता हैं, ग्रह नक्षत्र आदि सब हैं, वे भी हमारी नई पीढ़ी का जीवन का प्रारंभ होता है तब अनुकूल हो, प्रसन्न हो, सुखी हो, शांत हो और हमारे नई पीढ़ी के वंशज को भी सुखी करे, प्रसन्न बनाए, प्रसन्नता प्रदान करे, आरोग्य प्राप्त करवाए और उसका विकास अच्छी तरह से हो। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? समग्र सृष्टि को साथ में जोड़ना, क्योंकि सृष्टि के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। सृष्टि के प्रसन्नता के बिना हमें प्रसन्नता मिलेगी ही नहीं। इसलिए
गर्भाधान संस्कार और संतान कामेष्टि यज्ञ करना है। संस्कार और यज्ञ दोनों साथ में ही होते हैं, क्योंकि गर्भाधान संस्कार के जो मंत्र हैं वो भी वैसे ही हैं। तो समस्त समाज को, समस्त सृष्टि को जन्म के साथ जोड़ो तो फिर जीवन परिपूर्ण होगा, जीवन अच्छा होगा। ये कामना सहस्रों वर्षों से हम करते आए हैं और इसलिए गर्भाधान संस्कार करते हैं। साथ में ये तो शारीरिक मानसिक सर्व प्रकार की प्रक्रिया है, इसलिए पति की पत्नी की शारीरिक मानसिक स्थिति, तिथि वार नक्षत्र समय आदि सब की अनुकूलता देखकर गर्भाधान होता है। ये इतना महत्वपूर्ण संस्कार है जहां नई पीढ़ी के जीवन का प्रारंभ होता है। इसके बाद ये प्रथम पड़ाव हुआ। इसके बाद का पड़ाव है गर्भावस्था के 9-9.5 महीने। तो ये एक अवस्था है। इस अवस्था में संस्कारों के रूप में शिक्षा होती है, चरित्र निर्माण होता है, माने चरित्र निर्माण के बीज इसमें डाले जाते हैं। तो इस समय गर्भावस्था के समय माता और पिता गर्भ के समस्त विकास के कारक हैं, वे माध्यम हैं, उनका सबसे अधिक दायित्व है। डॉक्टर का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। युगों से भारत में नई पीढ़ी का जन्म, संतान का जन्म, ये मेडिकल साइंस का विषय नहीं रहा है, यह कल्चरल साइंस का विषय है, ये संस्कृति का विषय है, संस्कारों का विषय है, ये वैद्य विद्या का विषय नहीं है। वैद्यों की आवश्यकता, डॉक्टर की आवश्यकता तो कुछ अपवाद स्वरूप समय में पड़ती है, बाकी ये डॉक्टर का विषय नहीं है, औषधि का नहीं है, बेड रेस्ट का बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो दवाई खा खा कर यदि बालक का जन्म होता है तो सारी व्यक्तित्व की क्षमताएं जो हैं, शक्तियां हैं, उनका क्षरण तो पहले ही हो जाता है। इसलिए गर्भाधान के बाद जो गर्भिणी परिचर्या है, गर्भावस्था के दौरान माता की जो संभाल है, वह डॉक्टर से जितना अधिक दूर रहा जा सके उतना रहने के लिए है। अगर सुनने वालों में कोई डॉक्टर हैं तो वे क्षमा करें, परंतु सभी वैद्य मिलकर यही कहते हैं, आयुर्वेदाचार्य यही कहते हैं, योगाचार्य यही कहते हैं, जीवन के आचार्य यही कहते हैं, संस्कारों के आचार्य यही कहते हैं, धर्माचार्य यही कहते हैं कि ये संस्कृति का कार्य है, ये वैद्य विद्या का काम नहीं है, उसका विषय नहीं। इसलिए एक मुद्दा है कैसे स्वास्थ्य रक्षा की जाए, कैसे पोषण किया जाए, कैसे संस्कार दिए जाए, कैसे चरित्र का विकास किया जाए, कैसे इन औषधों से दूर रखा जाए, उन औषधों से दूर रखा जाए जिससे शरीर की, मन की सारी शक्तियों का क्षरण होता है। शक्तियां बढ़नी चाहिए, शक्तियां सुरक्षित रहनी चाहिए, शक्तियां शुद्ध रहनी चाहिए, तभी आगे का जीवन अच्छा बनेगा। और ये समय है कि जब सब कुछ इतना इंटीग्रेटेड रहता है, सब कुछ इतना एक साथ मिलकर रहता है कि एक का परिणाम दूसरे पर होता है। इसलिए उसकी गर्भावस्था में
सुरक्षा ये सबसे बड़ा विषय है। संस्कार ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। पोषण ये तीसरा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए अब गर्भ की रक्षा कैसे होगी? गर्भिणी की रक्षा होगी तभी होगी, क्योंकि गर्भ का जीवन तो माता के जीवन से संभव है, उसी से पुष्ट होता है। इसलिए 9 महीने के जीवन विकास के लिए गर्भिणी परिचर्या ये बहुत बड़ा विषय है। मैं इसके बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, केवल इसका महत्व हम समझे, इसलिए जो बातें आवश्यक हैं वे कहूंगे। तो शास्त्र कहते हैं, दूध से छलोछल भरा हुआ प्याला लेकर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तब एक भी बूंद बाहर न छलके, इसके लिए जितनी सावधानी रखनी पड़ती है उतनी सावधानी से गर्भिणी की सुरक्षा की जानी चाहिए। रफ व्यवहार नहीं होना चाहिए, धक्काधक्की में नहीं रहना चाहिए, मानसिक सुरक्षा बहुत रहनी चाहिए। चिंता, दुख, शोक, भय आदि से गर्भिणी को दूर रखना चाहिए, उसको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, सुरक्षित वातावरण में रखना चाहिए। सभी ने उसके मन की प्रसन्नता की चिंता करनी चाहिए, इसलिए व्यवहार भी उसके प्रति ऐसा होना चाहिए। कभी सासू ननंद आदि सब बहू को नहीं चाहते हैं और उसके साथ ताने देना और ये सब होता है। ऐसे घरों में भी पूर्व में यदि वो घर की बहू गर्भवती है तो ताने देना और ये सब बंद हो जाता है, उसको अच्छा खिलाना पिलाना शुरू हो जाता है। क्यों? ये बहू को नहीं खिला रहे हैं, वो आने वाले बालक को खिला रहे हैं। वो तो हमारे वंश का दीपक है, वो तो आगे वंश को ले जाने वाला है। तात्पर्य क्या है? उनके बालबोध समझ रही हो या भावना रही हो तो भी तात्पर्य ये है कि माता की प्रसन्नता गर्भ की प्रसन्नता है, और जिसका जीवन प्रसन्नता से शुरू होता है वो कभी ऐसे दुख शोक भय से विचलित नहीं हो जाता। इसलिए प्रसन्न रखो, सुरक्षित रखो, भय शोक दुख चिंता से मुक्त रखो। ये तो मानसिक आवश्यकताएं हुई। दूसरा, कितनी बातों का ध्यान रखना है। चिंतन अच्छा होना चाहिए, माता पिता दोनों का चिंतन अच्छा होना चाहिए। उनका चिंतन समाज के प्रति कल्याण की भावना से युक्त होगा तो गर्भ का भी होगा, समाज सेवा का होगा तो गर्भ का भी ऐसा होगा, वृद्धों की सेवा का होगा तो भी होगा। घर का दायित्व हमारे ऊपर है, हम गृह स्वामी और गृह स्वामिनी हैं, इसलिए सबकी चिंता करने वाला होगा तो गर्भ को ये पहुंचेगा। यदि चिंता करने वाला और शोकग्रस्त ईर्षा द्वेष वाला होगा तो गर्भ का भी वैसा ही होगा। इसलिए माता पिता को अपना चिंतन और अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए, इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। गर्भिणी का आहार विहार दोनों की चिंता करनी चाहिए। तो आहार स्वाभाविक है, सात्विक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, परंतु विहार, विहार माने दिनचर्या, उठना बैठना जागना सोना ये सब सही होना चाहिए। व्यायाम, संगीत श्रवण, स्वाध्याय, सत्संग, अपना विचार, अपनी भावना, इन सब को उसने व्यवस्थित रखना चाहिए। ऐसा आहार विहार रहे कि आगे जाकर प्रसूति नॉर्मल हो। ये नॉर्मल प्रसूति जैसे गर्भाधान एक की पॉइंट है, उसी प्रकार से जन्म ये दूसरा की पॉइंट है, क्योंकि उसको गर्भवास से अब इस
बाहरी जीवन में पदार्पण करना है, तो ये दूसरा की पॉइंट है। इसके की पॉइंट का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है नॉर्मल डिलीवरी होना, सामान्य प्रसूति होना, सीजर से नहीं। और दूसरा सुख प्रसूति होना, कष्टकारक नहीं। आज ये दोनों ही बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं, अनेक कारणों से। कारणों में हम नहीं जाएंगे, हम सब जानते हैं। अनेक कारणों से सामान्य प्रसूति नहीं होती है, अनेक कारणों से सुख प्रसूति नहीं होती है। इसका परिणाम क्या होता है? जिसका जन्म सीजर या ऐसी कोई भी प्रक्रिया से होता है, उसको, उस बालक को जन्म लेने का अनुभव नहीं होता है। माता के गर्भाशय से स्वपुरुषार्थ से, स्वप्रयास से बाहर इस दुनिया में आना, ये बालक को नहीं मिलता है। उसको तो उठाया जाता है, और माता को भी बालक को जन्म देने का अनुभव नहीं होता है। अपने गर्भाशय से बालक को इस दुनिया में भेजना, इसके लिए जो प्रयास चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए दोनों ही जीवन के इस अनुभव से वंचित रह जाते हैं। इसका परिणाम दोनों के परस्पर संबंध पर विपरीत होता है। जो संबंध, गहरा संबंध बनना चाहिए, क्योंकि दोनों के संयुक्त पुरुषार्थ से एक जीव का जन्म हुआ है। ये पुरुषार्थ संयुक्त रूप से नहीं किया है। इसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ता है। दोनों का संबंध इतना एकात्म नहीं रहता। अब जरा विचार करके देखिए, ये कितना बड़ा खामियाजा है, कितना बड़ा घाटा है। किसी भी बात से ये पूर्ण नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी, क्यों नहीं होती? अन्य कारणों में से एक है माता ने अच्छा सगर्भावस्था में व्यायाम नहीं किया है, विहार उसका ठीक नहीं रहा है, इसलिए ऐसा होता है। और आपको आश्चर्य होगा, कदाचित कुछ सीनियर लोगों को पता भी होगा कि सुख प्रसूति के लिए उत्तम व्यायाम दो ही बताए हैं। एक है चक्की पर अनाज पीसना, उस समय जो बैठने की स्थिति होती है उसका परिणाम गर्भ पर होता है। और दूसरा खड़े रहकर दोनों हाथों से जोर लगाकर छाछ बिलोना, उस समय भी जो शरीर का हलन चलन होता है वह सुख प्रसूति के लिए शरीर को अनुकूल बनाता है। अब ये दोनों काम हमारे पूर्व पीढ़ियों में जीवन के स्वाभाविक अंग थे, तो किसी को कहना नहीं पड़ता था कि ऐसा करो ऐसा करो। या अनुभवी दादी माएं कहते भी थी कि अरे चक्की पर पीसो, अरे छाछ बिलो, कहते भी थी, और लोग सामान्य रूप से करते भी थे। आज ऐसा कुछ वातावरण भी नहीं, मनोभाव भी नहीं, आता भी नहीं, और उसमें जो परिश्रम है इसलिए वो करते भी नहीं। तो फिर कष्टकारक प्रसूति होती है। ये केवल शारीरिक रूप से कष्टकारक नहीं, मानसिक रूप से बहुत विपरीत परिणाम करने वाली है। तो इस समय हाँ 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 हाँ, क्या समय हुआ? ओह हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक ठीक, मैं पूर्ण करती हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि ये जो प्रथम चरण है, ये शिक्षा का जीवन विकास के रूप में
बहुत महत्वपूर्ण ऐसा समय है। इसकी ओर अब कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा है, ये अच्छी बात है। इसका भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है, उस शास्त्र को कहते हैं अधिजनन शास्त्र। पुनरुत्थान विद्यापीठ ने इसके ऊपर बहुत विचार किया हुआ है और उसके अनेक प्रयोग देश भर में चलते भी हैं। तो इस शास्त्र के मुख्य मुख्य मुद्दे मैंने आपके सामने बताए हैं। विकास जन्म से अब शुरू हुआ, आगे बढ़ता है। तो हम अगले सत्र में जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक किस प्रकार से शिक्षा होती है, इसका विचार करेंगे। आज जरा और 5-7 मिनट ज्यादा हो गए, इसलिए क्षमा मांगकर इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ताई नमस्कार। मैं अहमदाबाद निकोल से जागृति। हाँ जी। ताई आपने अंत में जो बात बताई ना कि सहज प्रसूति और सुखपूर्वक प्रसूति, तो सहज प्रसूति ध्यान में आती है, लेकिन ये सुख प्रसूति है, इसमें सुख मतलब जन्म देने के समय पीड़ा न होना, ये सुख प्रसूति क्या है, ये समझ में वही तो ये बात तो ताई जैसे हमारे जहन में मतलब ध्यान में ही नहीं थी कि जन्म देने के समय पीड़ा नहीं होती है। ये बात तो बिल्कुल ही नहीं लगी इस बार। हाँ, तो हम नहीं करते ना ऐसा, इसलिए हमने मान लिया है कि पीड़ा तो होने ही वाली है और सामान्य रूप से होती ही है। हाँ, तो गर्भिणी की जो कुछ मात्रा में पीड़ा होना ये स्वाभाविक है, परंतु ऐसी पीड़ा नहीं कि जो सही ही नहीं जाए। जी सुधीर बोलता हूँ हड़पसर से। हाँ जी। एक छोटी सी जिज्ञासा मन में आई थी कि आपने जब कहा कि गर्भाधान के क्षण में ही मृत्यु का निश्चय भी हो जाता है, तो इसमें संदेह नहीं है जब आपने कहा है तो, परंतु इसके साथ ही यह जिज्ञासा है कि अकाल मृत्यु की जो संकल्पना है उसके निवारण के लिए जो व्यवस्था है, उसके बारे में कभी विवेचन हो समय लेकर? हाँ, करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी। जो गुण हैं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होते रहते हैं, तो इसमें हमें समाज में अपवाद भी दिखाई देते हैं। जैसे अभी का मैं प्रस्तुत उदाहरण नहीं लेता हूँ, मैं पूर्व का जैसे पुराणों का आदि का उदाहरण लेता हूँ। जैसे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी और वेन आदि के जब हम उदाहरण लेते हैं तो उसमें तो वैपरीत्य दिखाई देता है। तो ये थोड़ा सा जैसे आपने कहा था पिता के माता के गुण केवल बाहरी लक्षणों से अंतर व्यक्तित्व नहीं नापा जाता। प्रहलाद की माता तो बहुत ही धर्मशीला थी, तो माता के तो 70 कुल गिने ना हमने। तो उसका भी तो प्रभाव होता है। ये तो केवल बाह्य बात हुई, परंतु आंतरिक गुण अवगुण भी होते हैं। कभी मैंने सामान्य रूप से कहते हैं, अरे दुराचारी माता पिता के घर में एक बहुत सदाचारी ऐसा बालक कैसे आता है? ये तो बहुत दिखाई देता है ना ऐसा। तो दुराचार ये बाह्य होता है, आंतर व्यापार क्या होते हैं ये हम देखते नहीं हैं। जी विनोद जी। हाँ, मैं विनोद दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी विनोद जी। मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। हाँ जी। ये गर्भाधान संस्कार और कामेष्टि यज्ञ, इन दोनों की प्रक्रिया क्या है, कैसे होते हैं, क्या मंत्र बोले जाते हैं? हाँ, ये मंत्र तो अभी बताने का समय भी नहीं है और मुझे ये मंत्र कंठस्थ भी नहीं है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती की एक संस्कार चंद्रिका करके पुस्तक है, उसमें 16 संस्कारों के मंत्र और विधि दोनों ही दी गई है।
और ऐसे अच्छा। अन्य अन्य ग्रंथ भी हैं जिसमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ की विधि क्या है, मंत्र क्या है, ये भी दिए गए हैं। अच्छा, ये पुनरुत्थान में उपलब्ध है क्या? हाँ, ये ग्रंथ तो उपलब्ध है। अच्छा ठीक है, अगली बार जी मैं हाँ, आऊंगा तो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। जी भोसले जी। रामचंद्र जी। प्रणाम ताई। नमस्कार। रामचंद्र भोसले बोल रहा हूँ सतारा से। हमेशा की तरह आपके व्याख्यान में नया क्षण नया ज्ञान मिलता ही रहता है, तो बहुत आनंद होता है। आज भी ऐसा ही एक नया ज्ञान मिला कि माता जी के 70 कुल 70 कुल का होते वर्णन हैं। आया है। तो 14 पीढ़ियों में 70 कुल, तो एक पीढ़ी में 5 कुल कौन से माता होंगे, के, ये समझ में नहीं माता आया। के। माता जी। हाँ। फिर भी जीव को परिचय पिता के कुल से ही होता है। हाँ हाँ। तो माता जी के 5 कुल कौन से होंगे अरे हर पीढ़ी में? उनको माता पिता से जो मिले हैं भाई। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। जी ताई, समझ में आ। जी ताई जी, एक विषय और रखना चाहता हूँ। हाँ, कि इसमें पिता की एक पीढ़ी और माता की 70 पीढ़ी का जो ये कुल का जो ये है, पीढ़ी नहीं, सॉरी पीढ़ी जी नहीं, जी, पीढ़ी नहीं, कुल 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 कुल। कुल। हाँ, इसके बावजूद पिता के कुल से पहचान होना बालक की या अगली पीढ़ी की, इसमें जो गहनता है वो भी कभी तो विस्तार में आना चाहिए व्याख्यान। हाँ, आनी चाहिए। ठीक है, ठीक अभी है। समय कल्याण मंत्र से पूर्ण करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है अभी कि पीढ़ी का अभी अंतर समझ में नहीं आया मुझे। पीढ़ी इज जनरेशन, दैट इज मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, ये तो पीढ़ी है, दैट इज जनरेशन है। कुल इज मैं किस कुल में जन्मी हूं। जैसे राम है वो रघुकुल में जन्मे हैं, तो रघुवंश ये उनका कुल है। परंतु पिता दशरथ हैं, दशरथ के पिता अज हैं, अज के पिता रघु हैं। ये पीढ़ियां हुई, लेकिन कुल तो एक ही हुआ, रघुकुल या इक्ष्वाकु वंश। धन्यवाद ताई। हाँ जी, हाँ। जैसे मेरा या आपका है, किसी का भी काटदरे ये मेरा कुल है, लेकिन मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, ये पीढ़ियां हैं। सो फादर एंड सन इज जनरेशन एंड द कुल नाम इज कुल, सरनेम इज अवर कुल। धन्यवाद ताई। कोई प्रश्न है?